अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको एज यूजुअल खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, बोले ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी अपने टेलीविजन सेट्स के सामने मौजूद हैं, एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं और कल के शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ एक और बात जो कहनी बहुत जरूरी है वो आजकल के दिनों में एहतियात एहतियात और एहतियात है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। और अब एक चीज हमने जो बड़ी बाकायदगी से लोगों में देखना शुरू कर दी है वो ये है कि लोग मास्क बिल्कुल नहीं पहनते। बिल्कुल मास्क हिस्सा नहीं रहा आपकी और जो वैक्सीनेशन करा थे वो तो और धड़ल्ले से घूमते हैं कि भाई हमने वैक्सीनेशन करा लिया, लेकिन स्टिल अगर आपने वैक्सीनेशन कराई भी है तब भी आपने मास्क पहनना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। और ये कॉन्सेप्ट बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर आपको एक बार खुदा ना खास्ता कोविड हो गया तो दूसरी बार भी हो सकता है। तो इस बात पे आपने इस खुशफहमी में बिल्कुल नहीं रहना और एहतियात करनी है। बिल्कुल। और कुछ नई वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान में नई भी आई है, इस पे भी हमने बात करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी है, लेकिन अभी भी जिसे कहना चाहिए कि एक पीनट है जस्ट इस सारी सूरत हाल के अंदर। बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और कराची के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, हम इस पर आगे चल के बात भी करेंगे। इस वक्त कराची के अंदर जितने भी केसेस आ रहे हैं 100% डेल्टा वायरस के केसेस हैं, जो कि भारतीय वेरिएंट है और बहुत पंजाब में भी 70% डेल्टा के केसेस हैं। तो इस पे भी आपने बहुत तशवीश की बात है। इस पे जिस तरह से इमरान ने कहा हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। आजाद कश्मीर इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान हो गया। तहरीक इंसाफ ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आजाद कश्मीर में जीत के बाद वजीर आजम का मिशन सिंध। विफाकी वुज़रा ने सिंध से आइंदा पीपल्स पार्टी का सफाया करने का दावा कर दिया। कोरोना के वार फिर तेज। मई के बाद मस्बत केसेस बुलंद तरीन सतह पर। कराची में 100%, पंजाब में 70% डेल्टा केसेस रिपोर्ट। सिंध ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी बताएंगी फन तामीर के शाहकार लाहौर के शाही हमाम के बारे में। सीबकथॉर्न फल इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। अंडर 17 जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर अमेरिका में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने वाले उज़ैफा इब्राहिम होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और अली सतपारा समेत 3 कोपहमाओं के जुस्ते खाकी की निशानदेही। साजिद सतपारा और उनकी टीम जल्द जुस्ते खाकी तक पहुंच जाएंगे। अली सतपारा के हवाले से भी हम बात करेंगे। जिस तरह से साजिद ने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने वालिद की तरफ दोबारा से लौट कर गए और बिल आखिर निशानदेही हुई है, इस हवाले से हमने डिटेल में बात करनी है। लेकिन अभी आपको बताएंगे बड़ी खबर। आजाद कश्मीर इलेक्शन की बात बड़ी खबर में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मार्का जीत लिया ऑफिशियली, जिसके बाद अब सिंध के सिवा तीनों सूबों में कप्तान की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में भी पीटीआई इख्तिदार में आ चुकी है। कानून साज असम्बली के 45 में से 44 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तें लेकर सर फहरिस्त है। और अब तो तहरीक इंसाफ के वज़रा ये कह रहे हैं कि हम खुद से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी दूसरे। और मुस्लिम लीग नून, बड़े बड़े दावे करने वाली मुस्लिम लीग नून न सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बचा सकी बल्कि बुरी तरह से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। पिछले दौर में 31 नशिस्तें जीती थी मुस्लिम लीग नून ने और इस बार सिर्फ 6 सीटें ले सकी है। बिल्कुल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जेकेपी के एक सीट जीती है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने LA 16 बाग में झगड़े और बैलेट पेपर्स ज़ाया होने के बायस का रिजल्ट उस वजह से रोक दिया गया है और इस हल्के के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान किया गया है। मरियम नवाज साहिबा ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए एज यूजुअल नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी PTI पर मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम लगाया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने पर वफाकी वुज़रा ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर कई इल्जाम लगाए और इसे इबरतनाक शिकस्त पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी साथ साथ दावा किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ये आखिरी गवर्नमेंट है। इसके बाद सिंध से
पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो जाए, अगर वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात तो ये कि तहरीक इंसाफ दूसरों की बुरी परफॉर्मेंस से उन इलाकों में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, ना कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की मिसाल देके, जो कि पंजाब में नहीं मिलती हमें जैसी मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आसिफ रजा मीर साहब मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत थॉरली एक तो कश्मीर इलेक्शन को फॉलो किया, उसको कवर करते रहे, हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहे, और अब उनका ज़रा एनालिसिस पोस्ट इलेक्शन भी ले लेते हैं कि वो इस पर क्या सोचें। आसिफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया आपको और सब नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हम आपको देखते रहे, बड़ी ज़बरदस्त कवरेज भी हुई और बड़ा इन्फॉर्म भी आपने हमें रखा, लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, एक तो ओवरऑल ज़रा नक्शा खींचिएगा इस इलेक्शन को। आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं, अवामी टर्नआउट को लेकर, जिस तरीके से अवाम ने पार्टिसिपेट किया, इक्का दुक्का नाखुशगवार वाकयात भी हुए, ओवरऑल आप बीइंग कोरेस्पॉन्डेंट कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? सेटिस्फाइड हैं आप? ठीक रहा अवाम की पार्टिसिपेशन, अमल दरामद हुआ सारे मामलों के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए जब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ उस वक्त से लेकर पोलिंग डे तक और फिर रात गए इलेक्शन के नताइज अवाम तक पहुंचाने तक, एक एक लम्हा हमने सारे अमल को बहुत करीब से देखा। देखिए, आज़ाद कश्मीर के इन इलेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो 1985 से ऑनवर्ड्स तसलसल के साथ चल रहा है, और सिर्फ साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो वाहिद खुशकिस्मत जमात है कि जिसको 2 दफ़ा यके बाद दीगरे 2 दफ़ा हुकूमत बनाने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा जिसने भी एक मरतबा हुकूमत बनाई उसको अगली मरतबा रिप्लेस किया गया, चेंज किया गया। या पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक मुतालबा ये भी किया जाता है कि भाई पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जो धांधली है और ये कहा जाता है कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, इससे जान छुड़ाई जाए। अब ये भी एक तारीखी हकायक है कि पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर के लोग नून लीग या पीपल्स पार्टी के बजाय फेडरल पीएसडीपी को वोट देते हैं। ये मैं बहुत अहम बात, और मैं अपने 23 साल तजर्बे की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ कि फेडरल पीएसडीपी को वोट दिया जाता है, नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई को वोट नहीं दिया जाता। क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर का बजट कहाँ से आता है, आज़ाद कश्मीर का दिफा। अच्छा आसिफ, इसमें एक बड़ा अहम कतई कलामी की बात है, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है, इस पे भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय हमारे सामने रखें कि हमने जितनी भी इलेक्शन कैंपेन, जितने भी सियासी जलसे देखे, सबने एक दूसरे पे तनकीद तो की। तहरीक इंसाफ ने कुछ हद तक भारत और मोदी पे तनकीद की, नून लीग थोड़ा उसको अवॉइड करती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ पे उन्होंने तनकीद के निश्तर चलाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी दोनों जमातों पे एक दूसरे पे तनकीद तो होती रही, लेकिन किसी जमात ने, चाहे वो साबका हुकूमती जमात यानी कि नून लीग थी या मुस्तकबिल में आने वाली तहरीक इंसाफ थी, कोई मंशूर सामने नहीं रखा, कोई ऐसी बात नहीं की जिसको लेकर एक लाएअमल सामने आता कि इलेक्शन के बाद कश्मीर की आवाम की जो तकदीर है वो तब्दील हो जाएगी। इसके बावजूद आवाम ने वोट किया, 50% से ज्यादा वोटर्स निकले। इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारा जो ओवरऑल टर्नआउट है वो 62% रहा है, और इसमें खवातीन की शिरकत इंतहाई मिसाली थी। ये है आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब। और पहली बात जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, इनके आने से एक माहौल तो चार्ज हुआ, एक सियासी माहौल बना, लेकिन कश्मीर और कश्मीर के मसाइल उसमें गुम हो गए। मैं रात को एक्सपर्ट के प्रोग्राम में अयाज साहब और आमर लियाज साना साहब के साथ बात कर रहा था, और मैंने वहां भी ये गिला किया, लोग हमसे गिला करते, हम आप तक पहुंचाते हैं कि 5 साल के बाद कश्मीर की बारी आती है। 5 साल के बाद कश्मीर के मसाइल को शुमार करने, उनकी निशानदेही, उनके हल की जानिब कोई पॉलिसी बनाने की बारी आती है, लेकिन उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं आया। अब 5 साल बाद मेरे घर आए, अपनी लड़ाई लड़ के चले गए, आखिर पे मेरे सर पे आपने हाथ रख दिया। यानी कि हमारी बात किसी ने नहीं की। लोग कहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, हमारे जो है वो बेरोजगारी के इशू हैं, हमारे एलओसी पे बसने वाले लोगों के इशू है, शहरी इलाकों के मसाइल हैं। क्या किसी जमात ने अपने मंशूर में इसका जिक्र किया? क्या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड जो आए उन्होंने इस पे बात करने की जहमत दोबारा की? नहीं। वही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, वही नफरत, वही करप्शन, वही तंजिया, और फिर उसका हल हमने इलेक्शन डे पे देखा भी, जिस तरह लोग वहां पे शहीद हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे।
ये भी जी हमने भी देखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात सही। की आपने। देखिए मैं आपको एक रवायत बताता हूँ आज़ाद कश्मीर की। ये जो आपने इलेक्शन में जो कुछ देखा, ये आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी रवायत नहीं है। मैं मरियम बीबी के साथ, ज़ाहिर हमने बिलावल भुट्टो को भी कवर किया, जी, जी। आसिफा बीबी को भी किया, मरियम बीबी को। हम लोग नीलम जा रहे थे। नीलम जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आती है कुंडल शाही, वो पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता है। मरियम बीबी की गाड़ी जब वहां पे पहुंचती है, पीपल्स पार्टी के कारकुन बाहर आते हैं और उनकी गाड़ी पर गुलपाशी करते सही। हैं। मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? सही। ये हमारा मिजाज है, ये ये हमारा कल्चर रवादारी का थोड़ा माहौल। एग्जैक्टली ठीक है। आज क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे एंड पे एक सवाल कि वजीर आजम कौन होगा? देखिए ये इज्जत और जिल्लत के फैसले तो अल्लाह के इख्तियार में है। दुनियावी तौर पर जो असबाब है वो इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो साबिक वज़ीर आज़म है, अच्छा। और इसके सरबराह हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, उनका नाम सर फहरिस्त है। फिर तनवीर इलियास हैं, उनका नाम है। फिर साबिक स्पीकर अनवार उल हक। लेकिन मैं यहाँ ये कहना भी जरूरी समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाज़ औक़ात आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देती है, जिम्बाब्वे से भी हार सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकती है। आप कहते हैं कोई नए बुजदार साहब आ सकते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन अब आपके तजर्बे का फिर कुछ तो फायदा हो ना, अपना तजिया आप दे दीजिए कि आपका तजिया इन शख्सियात में से किसकी जानिब जा रहा है ज्यादा? देखिए अगर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी रवायत का जायजा लिया जाए और साबिक जो रिकॉर्ड है वो तो सपोर्ट कर रहा है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अच्छा, को, ठीक है। क्योंकि जमात के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। ठीक लेकिन है। मैंने कहा ना कोई भी अपसेट हो सकता है, अपसेट हो किसी भी सकता है, सरप्राइज के लिए कुछ भी तैयार। हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आसिफ कि आप हमें इस सवाल से अपडेट देते हैं, अपना तजिया दे रहे थे। और बड़ी जाफिशानी से आसिफ रजा मीर तो थे ही, इनकी पूरी टीम हमारी एक्सप्रेस की वहां पे no कवरेज doubt। भी करती रही, और देखे जिस तरह एक एक लम्हा इन्होंने हम तक पहुंचाया। आसिफ वंस अगेन बहुत शुक्रिया। Thank you very इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि अभी तो जोड़ तोड़ का अमल बाकी है, तो बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आसिफ रजा मीर हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो चौथी लहर कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। मस्बत केसेस मई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। कराची, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, सकर्दू, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 24 बड़े शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ा है। और कराची में अगर बात की जाए तो तमाम केसेस डेल्टा वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में भी 70% केसेस भारतीय वायरस के जो है उसके हवाले से बात करें। और सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ने लगा है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए, फिर वेंटिलेटर्स हैं, ICU है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड्स हैं, इन तमाम पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इसको केटर करना मुश्किल हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने मस्बत केसेस में इजाफे के बायस पाबंदियां दोबारा से सख्त कर दी हैं। कारोबारी औकात जो है उसको कम कर दिया है। शादी हॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, बंद कर दी हैं। इसके साथ इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि 31 जुलाई तक तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बिल्कुल, वैक्सीन की भी बात आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है और मुहिम में तेजी का ऐलान किया गया है। अमरीकी वैक्सीन मोडर्ना की 30 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंची। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में भी बताया था। उसके अलावा साइनोफार्म की 8 लाख खुराकें उनकी खेप भी आ गई है। इसके साथ साथ पंजाब के 5 अजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। NCOC के सरबरा असद उमर का दावा है कि अगस्त के आखिर तक तमाम बड़े शहरों की 40% आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इस पर मजीद क्या सूरत हाल है, कोरोना की टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या तजिया हमारे सामने और क्या स्टैट्स हमारे सामने रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च भी मौजूद है वायरस की म्यूटेशन के हवाले से। उनसे इस हवाले से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी रिसर्च क्या कह रही है और क्या कोई रिसेंट स्टैट्स भी हैं इसको लेकर हमारे पास? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जैसे जैसे आपने देखा कि पिछले 1.5 साल के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट्स आए हैं, इसके मुख्तलिफ शक्लें आई हैं इस वायरस की। पहले चाइनीज़ वायरस था, फिर अल्फ़ा आया जो कि बरतानिया से आया, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका, फिर गामा आया ब्राज़ील, और फिर डेल्टा इंडिया से और डेल्टा प्लस इंडिया से। तो जो भी वेरिएंट आता है वो पिछले वाले वेरिएंट से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये वाला जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये तकरीबन 1200 गुना ज़्यादा वायरल लोड है इसमें उस चाइनीज़ वायरस के मुकाबले में जो शुरू में आया था। मतलब ये है कि एक आदमी आपसे 8 फुट दूर बैठा है और पुराने चाइनीज़ वायरस से बीमार है, वो खांस रहा है, और यही अगर मौजूदा वायरस का एक आदमी बैठा है और खांस रहा है, तो ये बराबर होगा 1200 ऐसे लोगों से जो आपके चारों तरफ 8 फुट बैठे हुए हैं और खांस रहे हैं उस पुराने वायरस के मुकाबले में। तो वायरल लोड इसका जो है 1200 गुना ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत तेज़ी से हमला कर रहा है, और जहाँ गया है
दुनिया में छा गया है। इंडोनेशिया देखें, बांग्लादेश देखें, दूसरे ममालिक। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जो मैंने ही इत्तेफाक से अपने वालिद के नाम से कायम किया था, इसके अंदर हम रोज़ाना की बुनियाद पर और हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस जो शक्लें बदल रहा है, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो कराची में हमने देखा है कि 70% से ज़्यादा इस वक्त जो है वो डेल्टा है, 26% जो है वो डेल्टा प्लस और दूसरे वायरसेस का मिक्सचर है। ये तो इसका डेल्टा प्लस क्या है? जिस तरह से आपने डेल्टा के हवाले से तो एलैबोरेट किया, ये डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा प्लस में कुछ डेल्टा से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ और तब्दीलियां आ गई हैं। ये देखें, कांटे नुमा होता है, छोटा सा फुटबॉल की तरह होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं। वो कांटे जो हैं उसमें खास प्रोटीन्स होते हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, और उनके जरिए ये खलियों के अंदर एस रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे हमला करता है, अंदर दाखिल होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो वहाँ अगर कांटे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएं, ज़्यादा उनमें काबिलियत हो जाए बाइंडिंग की, बनने की इंसानी खलियों के रिसेप्टर से, तो ये जो है ये डेल्टा प्लस जो है इसके अंदर वहाँ पर कुछ और तब्दीलियाँ आ गई हैं, जेनेटिक तब्दीलियाँ। अब जिस तरह से आपने कहा जेनेटिक तब्दीलियाँ तो आई हैं, अब एहतियात क्या है? जो पहले जिस तरह से हम एहतियात कर रहे थे, मजीद हमें इसमें मजीद के कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। बात यह है कि अभी आपको वैक्सीनेशन लगते हुए अभी तक तकरीबन 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगे हैं। ये जब तक 15 या 20 करोड़ तक पहुंचते हैं तो उसमें तो 8 से 12 महीने या शायद और भी लंबा अरसा लग सके। तो वैक्सीन लगवाना जो है, जितनी लग सकती हैं आप ज़रूर लगवाएं, उससे प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन इतनी पूरे मुल्क में लग नहीं सकती। तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो ये कि आप दूर रहें, बंद कमरों के अंदर लोगों से मिले नहीं, अगर मिलें तो SOPs का सख्ती से फॉलो करें। वही एहतियात है जो दूसरे पहले फॉर्म्स के वायरसेस थी, लेकिन उसकी ज्यादा सख्ती से अमल करना है। डॉक्टर साहब, एक हमें ये भी बताइएगा कि हमारी रीसेंट रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हुआ है या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उसमें कितनी शरह है दोबारा से कोविड होने की? क्या इस हवाले से कोई डाटा है हमारे पास? ये हवाले से कोई डेटा नहीं है कि जितने लोगों को कोविड जो वैक्सीनेट हुए हैं उनको दोबारा कोविड कितना हो गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा भी कोविड हो सकता है, लेकिन एक हद तक आपका दिफा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो इस वजह से उसकी शिद्दत तरह कम होती है। अच्छा, एक टेक्निकलिटी है, मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए पूछ लिया जाए कि वैक्सीन भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाती है जो कि कहना चाहिए कि रेजिस्ट करती हैं कोविड के मुकाबले में और हमें महफूज रखती हैं। सो हैपन्स जब हमें कोविड होता है तो हमारे अपने जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है, तो एंटीबॉडीज दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं। तो वैक्सीनेशन की सूरत में बनने वाली एंटीबॉडीज क्या उन एंटीबॉडीज से मुख्तलिफ हैं जो कोविड के बाद बनती हैं, इसलिए हम वैक्सीन लाजमी करार देते हैं इवन अगर किसी को कोविड हुआ हो तब भी? जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर वैक्सीन जो है वो एक ख़ास तरीके से तैयार की जाती है। कोई वायरस को कमज़ोर करके तैयार की जाती है, कोई वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन हिस्सा लेकर उसके बुनियाद पे तैयार की जाती है, और भी दूसरे तरीके हैं। मैसेंजर RNA के जो वैक्सीन हैं वो और तरीके से बनाई जाती हैं। तो हर वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, और ये मुख्तलिफ है उन एंटीबॉडीज से जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं इन वैक्सीन्स के नतीजे में, वो मुख्तलिफ है उन एंटीबॉडीज से जो नेचुरल अटैक के बाद डेवलप होती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। और ये असल में एक चीज समझने की है जो मैं बता दूं कि ये 4 तरीकों से ये अपने आप को बचा रहा है। एक तो ये हमला जल्दी तेजी से कर रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से कर रहा है, तीसरे आपके दिफाई निज़ाम को धोखा दे रहा है, और चौथा जो है जो सबसे ज़्यादा ये बहुत तेज़ी से आपके लंग्स और इंटेस्टाइन पे हमला कर रहा है, और इसी वजह से आपको एहतियात करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें इस हवाले से बताया, और यही बात डॉक्टर एग्जैक्टली, और बहुत तेज़ी से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है जिसमें बहुत सारी इकसाम और भी हो रही हैं, तो इसलिए आपको एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इतनी एक्साइटमेंट की एक वजह है, कुछ ऐसे मेहमान हमारे शो में आते हैं जो कहीं और जाते नहीं हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि ये पाकिस्तान का नाम ऐसे भी रोशन कर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाले 2 पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं,
और उन्हीं का हमने जिक्र करना है। पाकिस्तानी उज़ैफा इब्राहिम है जिन्होंने अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देकर अंडर 17 जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है और ये यूएस नंबर 1 भी है एज पर इन्फॉर्मेशन। ये मुकाबला कितना मुश्किल था इस बारे में भी हमने उज़ैफा से बात करी और उनके साथ इनके कोच जाजेब मसूद भी मौजूद हैं जो न सिर्फ उज़ैफा को ट्रेन करते हैं बल्कि बड़े जो इंटरनेशनल जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 भी शामिल है उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। सो ये दोनों पाकिस्तानी कम अमेरिकन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन। थैंक यू सो मच हुज़ैफा एंड जाजेब एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त नाम जो कह लें पाकिस्तान का रोशन किया है। हुज़ैफा, कैसा लग रहा है आपको? I'm very happy. I'm feeling very great, and I won that tournament. हुज़ैफा, ये बताएं कि ये जो मुकाबला था ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, किस तरह से अपने इस जर्नी को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। So ये जो टूर्नामेंट था लास्ट वीक था और क्वार्टर फाइनल्स में मैं 3-1 जीता और फाइनल जो था वो बड़ा टफ ओपोनेंट था मेरा। He won the first game, but after that I won all 3 games, and so yeah, it was a very good tournament for me. तो वो बेसिक फैक्टर उज़ैफा क्या था जिसने आपको एक चैंपियन बनाया? क्या आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा थी, डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी, या फिर जब आप कोर्ट के अंदर उतरे तो आपके जीत की धुन ऐसी थी कि जिसने आपको जिता दिया? वो फैक्टर क्या था? असल में मैं अपने कोच के साथ, जाजेब मसूद जो है मेरे कोच, इनसे 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ उनके साथ, तो इन्हीं की वजह से मैं इतना आगे आया हूँ और लाइक यूएस नंबर 1 बना हूँ। इन्हीं के साथ मैं रहता हूँ, ट्रेन करता हूँ और जबरदस्त। जाजेब, जिस तरह से हुज़ैफा ने कहा कि 5 साल से आप इनके ये आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने गेम जीता, टूर्नामेंट के हवाले से बताया, आप कुछ बताएं किस तरह से ये जो मुकाबला हुआ हुज़ैफा के लिए कितना चैलेंजिंग था, किस तरह से आपने हुज़ैफा की जो टेक्निक्स है उनके ऊपर वर्किंग की? नहीं, माशाल्लाह से इसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था। ये इसके जो नेक्स्ट यूएस जूनियर ओपन आ रहा है दिसंबर के अंदर, तो उसमें जब ये सीडिंग करते हैं कि किसको 1, 2, 3 करना होता है, तो उसके लिए ये 4 इवेंट करवाते हैं जिसको जीसीडी यहाँ पर कहा जाता है। तो उसमें जो विन करता है और जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है फिर सीडिंग मिलती है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। तो माशाल्लाह से इसने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है और पाकिस्तान का नाम इसने रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। माशाल्लाह से ये पहला बच्चा भी है जिसको 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है अमृतसर एकेडमी से। अच्छा, तो जाजेब, एज वी रिमेंबर जानशेर जहांगीर साहब के दौर के अंदर और उससे पहले भी हमें याद है कि पाकिस्तान यूज्ड टू बी नंबर 1 और जब स्क्वाश की खबर आती थी टेलीविजन के ऊपर तो हमें मालूम होता था कि इसमें चैंपियन हम ही होंगे, हम ही जीतते थे। लेकिन फिर वो ओब्वियसली एक डिक्लाइन हमने देखा। इस वक्त हम स्क्वाश के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीतेंगे नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बस वहाँ पे जो कमी नजर आती है वो है सिस्टम की। यहाँ पर स्पेशल चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, अगर आपके पास सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उसको आप वहाँ डालते हैं तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। तो बस ये लगा मैं पाकिस्तान के लड़कों को यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर इनका सारी चीज़ें इनकी देखी जाती हैं, इनकी ट्रेनिंग स्केड्यूल, सिस्टम, खाना पीना है ना, तो एक उनको मेंटली यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है जिसके बाद जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि पाकिस्तान दोबारा टॉप पर आ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा एम्बैरेसिंग फैक्टर होता है जब आप 10 लोगों में 100 लोगों में बैठे होते हैं, वहाँ हर जगह स्कोर की बात हो रही होती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है और कोई पाकिस्तान का प्लेयर है वो टॉप पे नहीं है। तो अल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी साल से लगा हुआ उस पर और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। जिस तरह से हुज़ैफा को तो आप ट्रेन कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी आप ट्रेनिंग्स करते हैं, सो उनके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। और फिर चूंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान भी कुछ ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करेगा, इस पे वर्किंग किस तरह से की जा सकती है? इस पे अभी जिस तरह मैं करंटली मुस्तफ़ा आसाल हैं इजिप्शियन 2 टाइम वर्ल्ड जूनियर चैंपियन को मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसके बाद फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 करीम अब्दुल गवाद, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इन लड़कों के साथ इनका काम करने का मकसद यही था कि इनके साथ क्लोज होके पाकिस्तान के लड़कों को ऊपर लाया जाए, जो पाकिस्तान के जो टॉप पे 1, 2, 3 पे खेल रहे हैं उनको इनके साथ खिलाया जाए, जो कि हमारा इवेंट अभी परसों से शुरू हो रहा है जिसमें 2 पाकिस्तान
तो आप ये कह और रहे 3 हैं कि इजिप्शियन। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो उनका ऑब्वियसली एक्सपोजर भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा काम आप जाजेब कर रहे हैं, जिस तरह आपके प्लान्स भी हैं और आपको पता भी है कि क्या करना है। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उज़ैफा, गोल्स क्या है आपके? मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा। ये तो आपने जीत लिया, लेकिन एक प्लेयर को सुकून नहीं आता है, उस आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। यू आर जस्ट 17, अंडर 17 इनफैक्ट। क्या गोल्स हैं आपके आगे अपनी गेम को लेकर? Inshallah, I wanted to become a world champion and inshallah मैं ये करूँगा इंशाल्लाह। एंड हु इज योर फेवरेट प्लेयर बाय द वे? किसको फॉलो करते हैं ज्यादा, किसकी गेम? मैं करीम गवाद को फॉलो करता हूँ, वो इजिप्ट से है और लाइक he won the world championship in 2016. ओके, Yeah. Perfect. Huzaifa, thank you very much for joining us and congratulations once again. जहाज़ेब, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और आपने हमें ज्वाइन किया। हमें प्राउड हम आपको, हमारे लिए आप हमारा फ़ख्र है, क्योंकि जिस तरह से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जिस तरह से हुज़ैफा जैसे बहुत सारे लोगों को आप ट्रेन भी कर रहे हैं। और तो एक बात और मैं कहूँ, उज़ैफा जैसे स्मैशेस स्क्वाश में मारे ना, वैसे टीवी पे बोलते हुए नहीं मारते, वैसे होना चाहिए कुछ थोड़ा सा आउटस्पोकन होना चाहिए। लेकिन उज़ैफा, बहुत अच्छा लगा जहाज़ेब आप दोनों से मिलकर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एक्सक्लूसिवली विद अस। सबसे पहले, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा आपने इनको, सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव देम। और इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी कोपैमा, पाकिस्तान के बड़े चाहे जाने वाले कोपैमा शहरोज काशिफ की, जो कि पिछले कुछ दिनों में K2 को सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है, जो कुछ ही मिनट पहले आई है, कि 19 साला शहरोज काशिफ ने K2 पहाड़ सर कर लिया है और वो ये काम करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अपनी पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है और वो K2 को सर करते नजर आते हैं। 8611 मीटर बुलंद K2 पहाड़ दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद पहाड़ है, सबसे बुलंद चोटी है। और इससे पहले मई के आगाज में 8849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज भी शहरोज को हासिल है। सो अनदर कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे कोपैमा जाते हैं, लेकिन ये कम उम्र तरीन है। इनकी उम्र जो है वो 19 साल है और इन्होंने K2 सर किया है। और कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे अपडेट किया गया और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके वालिद साहब हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल। और कल की खबर ये थी, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मुसलसल अपडेट्स आती रहती हैं और खास तौर पे अली सतपारा ने इतनी बड़ी सर्विस दी है पाक कौम को कि हम माउंटेनियरिंग को बाकायदा फॉलो करना शुरू होंगे, जो यंग जनरेशन है। तो कल हमें काशिफ के हवाले से पता चला था कि कुछ इनका जीपीएस ट्रैकर काम नहीं कर रहा था, इनको वापस आना पड़ा था मौसम की वजह से, लेकिन देन वेदर वाज क्लियर और इन्होंने सबमिट कर लिया। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे उस कौमी हीरो की हैं, ये उस पहाड़ों के बेटे की हैं, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले फरवरी के अंदर सर्दियों में रिकॉर्ड बनाने गए थे K2 को सर करने का, लेकिन सर करने के बाद वापसी पर इतलात के मुताबिक एक हादसे का शिकार हुए और अपने दोस्त साथियों समेत लापता हो गए थे। और फिर इनके बेटे साजिद सतपारा ने एक बीड़ा उठाया कि न सिर्फ अपने बाप की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, बल्कि उनकी डेड बॉडीज को तलाश किया जाए। और कल इसमें कामयाब एग्जैक्टली उसमें कामयाब भी हुए। गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि साजिद सतपारा जो है जो अपने वालिद के पीछे गए थे, वो K2 बेस कैंप के करीब से उनको 3 लाशों की इत्तला मिली और ये अली सतपारा उनके दीगर साथियों की हो सकती है, इस हवाले से कहा जा रहा था। तीनों लाशें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थीं और वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान का कहना था कि सुबह 9 बजे लाशों को दूर से देखा गया और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाशों को नीचे लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कपड़े अली सतपारा ने पहने थे, इससे शनाख्त हुई और 3 लाशें मिली हैं, 2 की शनाख्त हो चुकी है। कल तक तीनों की जो डेड बॉडीज हैं वो हुकूमत की तहवील में आ जाएंगी। और इस जिस तरह से इमरान ने आपको पहले भी बताया कि अली सतपारा रवा साल फरवरी में अपने बेटे साजिद सतपारा समेत 2 गैर मुल्की कोपैमाओं के साथ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए निकले थे और इस मौसम में जो कह लें मौसम सरमा में उसको सर करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। और मोहम्मद अली सतपारा भी पाकिस्तान के लिए इस एजाज़ को हासिल करना चाहते थे, लेकिन जो अपना ख़राब मौसम था उसकी वजह से अपने मिशन पर, उसके बावजूद अपने मिशन पर कार बन रहे और उन्होंने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका राबता मुनक़ता हो गया दीगर साथियों से और पाक फौज की रेस्क्यू टीम कई रोज़ तक उन्हें तलाश करती रही, लेकिन नाकाम रही। उसके बाद अब साजिद सतपारा, जो अपने वालिद की मौत का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था और अपने वालिद की ज़िंदगी के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की नीयत से निकले थे और उन्होंने सोचा था कि अपने वालिद को ढूंढेंगे और बिलाखिर वो उसमें कामयाब। बिल्कुल। और साजिद भी इस समिट के लिए गए थे, लेकिन साजिद को उनके वालिद ने ही वापस भेज दिया था। साजिद ने वापस आके जो प्रेस टॉक की थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनको वालिद ने
बावजूद इसके कि वो उनके साथ जाना चाहते थे, वालिद ने कहा कि नहीं, मेरे साथ जो बाकी को-पैमा है, चूंकि ये एक गाइड के तौर पे भी काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जाना लाजमी है, मेरी ड्यूटी है, तुम वापस चले जाओ। तो साजिद बड़े हैवी हार्ट के साथ अपने वालिद को छोड़कर केटू के ऊपर वापस आ गए थे और इस पर वो बड़े रंजीदा भी थे, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि मेरे वालिद का हुक्म था इसलिए मैं वापस आया। और उसके बाद फिर उन्होंने ही मीडिया के ऊपर, चूंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब कोई चांस नहीं बचता को-पैमाओं के बचने का, वेदर कंडीशंस बहुत ही सख्त होती हैं केटू जैसी पहाड़ी के ऊपर, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया था कि अली सदपारा अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन साजिद ने गिव अप नहीं किया, जो सबसे अच्छी बात है। और इस समिट के बीच में भी आपको बताएं कि वो मुसलसल आगे जाते थे, फिर जब वेदर कंडीशन सख्त होती थी, एवलांचेस आते थे, वो वापस आते थे और अपडेट्स देते रहे केटू के जो मुख्तलिफ कैंप्स हैं उनके ऊपर, 1 2 3 4 के ऊपर। और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तलाश जारी रखी और बहुत ज्यादा मुश्किल तलाश थी। पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट इसमें पहले भी मौजूद रही, इस दफा भी ड्रोन्स की सपोर्ट रही और जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बिल आखिर जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो अली सदपारा हैं, जो कि इस मिशन के अंदर अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम बुलंद कर गए और पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेनियरिंग है, जो को-पैमाई है, उसको एक नई रूह दे गए और लोगों के अंदर सरायत कर रही है। अब उनका जो शौक है, उनकी जो लगन है, और शायद यही वजह है कि जो शहरोज हैं, शहरोज काशिफ हैं, पाकिस्तान के सबसे यंग और दुनिया के सबसे यंग माउंटेनियर जिन्होंने आज केटू सर किया, उन्होंने अपनी इस कामयाबी को अली सदपारा के नाम किया है। और इसके साथ वही बात कि माउंटेनियरिंग के हवाले से जिस तरह से अली सदपारा की हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जो पहले एक चीज़ बहुत ढकी छुपी रहा करती थी, लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और बात नहीं करते थे, अब हमें हर तरफ सोशल मीडिया पर सब कुछ नज़र आता है। और इस हवाले से साजिद सदपारा ने भी कोशिश की, अली सदपारा के बेटे ने, कि उनकी ज़िंदगी पर और उनके जो साथी जॉन स्नो इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए और वो 25 जून को रवाना हुए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद के मिशन को जारी रखने की ठानी, उसमें कामयाब भी हुए। और इस तरह से हम उनकी डेड बॉडीज़ के हवाले से बता रहे हैं कि शनाख्त हुई है, किस तरह से ये तहवील में आएगी। और जो आर्मी है, उससे जो पाक फौज है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रही, जिस तरह से उन्होंने हेल्प किया सारे मिशन पर, सारे ऑपरेशन में, चाहे वो ढूंढने से लेकर अब तक जो उनकी जुस्ते-खाकी जो मिली है, उस हवाले से पाक आर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल। और सदपारा के हवाले से हम अगर बात करें तो छोटा सा एक गांव है सदपारा, वहां पे उस न सिर्फ उस गांव को पूरी दुनिया के अंदर रोशनास करवाया, बल्कि कितने टैलेंटेड माउंटेनियर्स वहां पे मौजूद हैं और किस तरीके से नई नई जहतें ये लोग बगैर किसी ट्रेनिंग के माउंटेनियरिंग के अंदर लेकर आए हैं। दुनिया भर से जो क्लाइंबर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। न सिर्फ ये लोग उनको ट्रेन करते हैं बेस कैंप्स के अंदर, उनको बाकायदा तौर पे बताते हैं, गाइड करते हैं, बल्कि उनके साथ फिर समिट्स भी करते हैं। और अब हम आपको यहाँ पे ये भी बताएं कि ये समिट साजिद ने पहले भी अटेम्प्ट किया था और ओबियसली ये बेहतरीन मौसम है, चूँकि मौसम इन दिनों में काफ़ी क्लियर है। आप अगर चोटी के ऊपर की कुछ तस्वीर हम ड्रोन्स के जरिए देखें या जो हवाई कैमरों के जरिए ली जाती हैं, उससे हमें नजर आता है कि वहाँ पे चोटी के ऊपर धूप पड़ रही होती है, तो इससे लगता है कि मौसम क्लियर है। और मौसम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंबिंग के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए, और इस दफ़ा थोड़ा सपोर्टिव रहा। और दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते, जो साजिद ने कहा था मैं नहीं करूँगा, तो आज उन्होंने अपने वालिद की लाश को ढूंढ निकाला है। अफसोस की बात ज़रूर है, लेकिन दूसरी जानिब फ़ख्र की भी बात है कि हम अली सदपारा को यकीनी तौर पर अपने तमाम तर एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर पाए। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे हमने काशिफ के हवाले से आपको बताया, शरोज काशिफ के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने अब 20 साल सबसे कम उम्र माउंटेनियर है, उन्होंने अपनी ये जो जीत है, ये जो अपने सर करने का मिशन है, उसको अली सदपारा को डेडिकेट किया है। तो आज हमने इन दोनों माउंटेनियर्स के हवाले से आपको बताया और बल्कि एक ही तरह से कहा जाए कि अच्छी खबरें ही थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज आपको शाही हमाम की सैर करवाने वाली है और जो फ़न तामीर का एक शाहकार है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू के हवाले से बताने वाली है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। लाहौर शहर का शुमार दुनिया के कदीम, मशहूर और खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। ये शहर अहम तिजारती गुजरगाहों के साथ साथ सकाफत का भी मरकज रहा है। वक्त के साथ साथ लाहौर शहर अपनी असल सतह जमीन से 30 फुट ऊपर आ गया है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊंगी जिसके बाद आपको लाहौर की असल सतह जमीन का अंदाजा होगा। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत जगह की सैर।
वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में नुमाइंदा वॉल्ड सिटी मोहम्मद जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, जो अक्सर हमें मेरा पाकिस्तान में ज्वाइन करते रहते हैं और लाहौर की तारीख पर गहरी नजर रखते हैं। जावेद साहब बताइएगा कि लाहौर शहर सतह ज़मीन से कितना फुट ऊपर आ गया और इस लेवल तक पहुंचने में कितना अरसा लगा, कितने साल लगे? सदियों पुराना ये शहर लाहौर, जो कि तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है, और इसे 1000 साल लगा ये अब सतह ज़मीन से 30 फुट ऊंचा हो चुका है। अच्छा, इसको 1000 कितने साल लगे? 10,000 साल? तकरीबन 1000 साल। 1000 साल वैसे लगे। तो ये शहर 3000 साल पुराना है, लेकिन ये जो सतह ज़मीन से ये 30 फुट ऊंचा हो चुका है, ये सफ़र जो है 1000 साल पर मुहित। जावेद साहब, ये जगह का पता कैसे चला या आप लोगों ने दरियाफ्त कैसे की? इस वक्त ये जगह जो है इसे शाही हमाम कहा जाता है। वैसे तो ये तारीखी इमारत है, ऑफ कोर्स तारीखी कुतब में इसका हवाला मिलता था, टूरिस्ट भी आया जाया करते थे, लेकिन जिस तरह ये एक्सकवेशन अभी रिसेंट ईयर्स में हुई है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी 2006 में इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक और आगा खान उनके साथ मिलके इसकी रेस्टोरेशन पे काम किया। तो वाइल जब इसकी एक्सकवेशन की जा रही थी तो इसकी हिस्ट्री की तारीख के तय दर तय हमें बहुत से एविडेंसेस मिलते गए। जावेद साहब, ये जो अभी जगह दरियाफ्त की गई है, इसको उस वक्त बनाने का मकसद क्या था? जो बनाने की बात है, ये जब शाहजहां का दौर हुआ करता था तो उस वक्त आप जानते हैं एस्थेटिकली दे बड़े खूबसूरत लोग थे ये। हाँ जी। इन्हें खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत जगह बहुत पसंद हुआ करती थी। तो ये हमाम है, शाही हमाम, यानी शाही काफले और बादशाह लोग जब डेलीगेट में एंटर होते थे तो लेफ्ट साइड पे हमाम में, क्योंकि दूर से आते थे, कहीं कहीं दिन लग जाते थे सफ़र में, तो यहाँ फ्रेश होकर नहाकर फिर वो फर्दर शहर में एंटर होते थे। तो एक मकसद तो ये था कि यहाँ वो नहाया करते थे, इसका नाम भी शाही हमाम ही है। जावेद साहब, आप लोगों को कैसे पता चला कि इतने नीचे कुछ है? आप लोगों ने कैसे इसको दरियाफ्त किया? जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद आगा खान कल्चरल ट्रस्ट फॉर पाकिस्तान, वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनके लोगों ने, एक्सपर्ट ने, ये इसकी रेस्टोरेशन के दौरान वो कुछ रिमेन्स निकली जो हमारे दाएं जानिब है, ये तकरीबन 30 फीट नीचे हैं। तो वो एक्सक्वेट करते गए, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये जो शहर लाहौर है, ऑफ कोर्स पहले भी सब जानते हैं कि ये शहर की ये जो इस वक्त का लेवल है, ये वो लेवल नहीं है जो 1000 साल पहले का लेवल था। ये तो हमें जो रिसेंट फाइंडिंग हुई है वहाँ से पता चला। जावेद साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 1000 साल में ये 30 फुट ऊपर आ चुके हैं, आने वाले वक्तों में कितने फुट की है प्रिडिक्शन के ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर आने की वजह क्या है? ये बड़ी सिंपल सी, आप जानते हैं जैसे रोड्स वगैरह बनते हैं तो ग्राउंड लेवल जो अर्थ है उसके ऊपर वो जिसे थोड़ी उसके ऊपर मिट्टी डलती है, फिर रोड बनते हैं, तो जूं जूं रोड बनते जाते हैं वो उसकी भी तय सी तय ऊपर होती जाती है। तो इसी तरह यहाँ मिट्टी, सैलाब, जलजले, वो भी वजूहात होती हैं कुदरती आफात की वजह से भी, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपमेंट होती रहती है, उससे भी ज़मीन का लेवल बुलंद होता जाता है। तो आने वाले सालों में क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसका लेवल और कितना ऊपर जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बिल्कुल कंफर्म या अथेंटिसिटी से ये बात तो नहीं की जा सकती कि कितना बुलंद हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये बुलंद होता जाएगा। जावेद साहब, इस दरियाफ्त के बाद आप लोग मजीद खुदाई करने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, शाही हमाम में तो नहीं, बाकी अमारात पे मज़ीद एक्सक्वेशन चल रही हैं, वहाँ पे नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं। तो यहाँ जो शाही हमाम की है, ये मैक्सिमम हमने 30 फीट डीप, तो उसमें जो सारा है वो 30 फीट डीप हमने यहाँ खुदाई की। ज़्यादा खुदाई इसकी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सारी जो इमारत है फिर इसके भी मखदूश होने का ख़तरा है। ठीक हो गया, वो भी डिमोलिश हो सकती है, उसकी ब्यूटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। जी हाँ, तो इसीलिए सिर्फ एक ये बिल्कुल एक कॉर्नर है जिसकी हमने एक्सक्वेशन की, सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, फिर वहाँ पे आप देख रहे हैं एक शोल्डर नज़र आ रहा है हमें ना, वो एक उस वक़्त का वाटर लेवल वहाँ से शो हो रहा होता था। एक्चुअली अगर इसको आप कैमरे से क्लोज करके देखते हैं तो ये ड्रेन हुआ करती थी मेन शहर लाहौर की। अब बात हम कब की कर रहे हैं? सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की, जबकि शाही हमाम जो है वो शाहजहां का दौर, मुगल एरा। तो इसमें दो डिफरेंट एराज की बात की जा रही है। हम जहां मौजूद है शाही हमाम के बिल्कुल कॉर्नर में, इस इमारत के बाहर आपने देखा होगा दिल्ली गेट है, एक बड़ी एलिगेंट सी इमारत है। तो वो मुगल दौर का हुआ करता था, लेकिन जो प्रेजेंट दिल्ली गेट है वो अंग्रेज़ दौर का है। उस दिल्ली गेट के बाहर आज भी एक मेन ड्रेन है जिसे नाला कहा जाता है, तो वो शहर के बाहर ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंग्रेज़ दौर में वो जो ड्रेन है वो शहर के बाहर बनाई गई, और मुगल दौर में भी वो ड्रेन शहर के बाहर
बाहर ही थी। ये तकरीबन यहाँ से जहाँ हम इस वक्त मौजूद है 40-50 फीट आगे की बात हो रही है। आगे की बात है। लेकिन जो ये ड्रेन जिसके बाकायदा दो वो शोल्डर से बने हुए में नजर नीचे आ रहे हैं, जी। तो वहाँ ये है, ये 30-40 फीट शहर के अंदर है। अब वो जो दीवार है 30 फुट ऊंची, अकबर बादशाह के दौर की बात हो रही है, जो दिल्ली गेट है, तो ये ड्रेन क्या नाला जो मेन सीवरेज होता था क्या वो शहर के अंदर था? नहीं, ये तो यूं होगा कि शहर मजीद इस तरफ था, वजीर खान की मस्जिद तक, ये वहाँ की बात है। वहाँ एक 4 दीवारी थी, वहाँ उसके कुछ दरवाजे थे, जबकि यहाँ पे दौर क्या था, सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर एक्सटेंड करता गया। फिर जब अकबर का दौर आया तो ये शहर के बाहर, उस वक्त सर ये शहर की सतह भी जो वो बुलंदी की तरफ आती गई तो ये आहिस्ता इवॉल्व होती गई, चीजें जी, इंप्रूव भी होती गई। ये जो शाही इमाम है, अब ये दूसरे वर्ड में आप कह लीजिए कि ये सतह जमीन से 30 फुट ऊंचा है, और वो जो ड्रेन हमें नाला नजर आ रहा है वो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की बाकियात हमें आज यहाँ पर दिखाई दी। मोहम्मद जावेद साहब, ये बताइएगा कि आपकी इस दरियाफ्त में उस वक्त कौन सा मटेरियल था जो यूज हुआ था? इसमें काफ़ी चीज़ें वो मिक्स करके बनाया करते हैं, जैसे कंकर लाइम, इसके अंदर माश की दाल, इसमें जैगरीज वो जो गुड़ होता है वो भी होता था, जानवरों की हड्डियों को भी, उनको भी वो बिल्कुल पीस दिया करते थे। तो इस सारी चीज़ों को मैशअप करके उनका एक मिक्सचर सा बनाते थे, और इसमें कसूरी चूना भी बड़ा यूज़ किया जाता है। कसूरी चूना और वो गुटका जिसे हम कहते हैं, वो बर्न ब्रिक, छोटी छोटी ईंट होती है, और उसके साथ ये तारीखी इमारत और इन सारी चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सस्टेनेबिलिटी इनकी ज्यादा हो, ज्यादा इनकी लाइफ ज्यादा होती है, और ये जो टेम्परेचर है उसको भी बड़े अच्छे तरह से मेंटेन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद साहब। अब हमेशा जो है इस तरह की जगह जो है, जो नई दरियाफ्त होती हैं, गली सोर्जन सिंह हो गई, अभी जो नई दरियाफ्त हुई है, थैंक यू सो मच, आप उनके बारे में हमें बताते रहते हैं और हमारे नाज़रीन को से आगाह करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको खुशखबरी दी थी पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज काशिफ के हवाले से, जो कि दुनिया के कम उम्र तरीन 19 साला माउंटेनियर बन गए हैं और K2 पहाड़ सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा हैं। इस वक्त उनके वालिद एक्सक्लूसिवली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जनाब काशिफ सलमान साहब। उनसे हम बात करते हैं, और अगर आज कहें कि आज के दिन में वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हमारे लिए तो गलत नहीं होगा, उन्हीं से हम बात करते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीन जानिए पूरी कौम का सर फखर से बुलंद है। बहुत ही प्राउड एक मोमेंट है, और कामयाबी तो सबको नजर आती है, लेकिन उससे पहले जो चैलेंजेस होते हैं वो उसी को पता होते हैं जिसको फेस करता है। आप क्या फील करें इस वक्त अपने बेटे के हवाले से? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। शहरोज ने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो पाकिस्तान ऑन K2 रखा था, कि इट्स नॉट ओनली शहरोज काशिफ हु इज गोइंग ऑन टॉप ऑफ K2 बट इट्स अ होल नेशन। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने कर ली, और दुआ है कि वो सेफली जो है वो डिसेंड भी करे और घर वालों में आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमान साहब, जिस तरह से अभी हम काशिफ के कम उम्र तरीन को पहमाए, और उसके साथ साथ अपनी जीत जो है अली सतपारा को भी डेडिकेट की, और अभी जिस कंडीशंस में हमने पहले भी देखा अली सतपारा के साहबजादे भी उनके पीछे गए, और जिस तरह से अब शहरोज ने इन सख्त कंडीशंस के अंदर इसको सर किया, ऑब्वियसली ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। आप लोग कभी रिलक्टेंट हुए जब शहरोज ने इजहार किया हो कि अच्छा मैंने K2 सर करने जाना है? Actually, Feroz, he has been climbing since last 8 years. तो वो अब हमें भी काफी आदत हो गई है, लेकिन ये एक बहुत सडन प्लान था कि जो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर बना। 14 तारीख को ये बेस कैंप पहुंचा, और आज इसने सिर्फ और सिर्फ 16 दिन के अंदर अंदर वो पीक जो है वो K2 कर भी लिया। इट वॉज नॉट अ स्मॉल टास्क। हम लोग बिल्कुल थोड़े से रिलक्टेंट इस मामले में इस तरह थे कि डर था, क्योंकि K2 इज नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत टेक्निकल है, लेकिन सिंस कि उसका जो पैशन है वो बहुत पैशनेट है पहाड़ों के बारे में, और वो बहुत देर से कर रहा है, और ये उसकी थर्ड 8000 थी, तो वी हैड टू लेट हिम गो। बहुत यंग है अभी, और यकीनी तौर पे बहुत आगे उन्होंने जाना है। अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमें शहरोज की मदर के जज्बात भी बताएं। एक तो जब वो जा रहे थे, वो जानलेवा है, हर वक्त जान का खतरा मौजूद है, और फिर जब अब उन्होंने सर कर लिया तो उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त अपने बेटे को लेकर? उसकी वालदा जो है वो भी उसी तरह है कि वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को जो है अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है कि इसने जाना तो पहाड़ों पे ही है, तो इसको रोकने का तो कोई ज्यादा फायदा नहीं। लेकिन यह है कि उसके लिए दुआ करते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं बिग पेरेंट्स।
लेकिन ये है कि वो इतना ज्यादा, जब उसकी वो जो भी तस्वीर आती है वो उसको इतना खुश और हंस रहा होता है तो मतलब यानी कि हम लोग भी खुश हो जाते हैं। अभी उसकी वालदा ने थोड़े दिन पहले उसको बेस कैंप पे कॉल की, उसने कहा तुझे घर याद नहीं आता, तो वो कहता कि मैं घर में तो बैठा हुआ हूँ। तो दिस इज समथिंग के हमें भी फील होता है कि नहीं यार, अब उसका इतना ज्यादा शौक है और पैशन है, तो जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच काशिफ सलमान साहब, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। हम काशिफ जब आएंगे, शरोज आएंगे, तो हम उनसे भी ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे और उनको खुद भी मुबारकबाद देंगे। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट है कि कम उम्र तरीन को पैमा है। बिल्कुल, और जितनी मुश्किल उन्होंने काटी है उतनी मुश्किल उनके घर वालों ने भी काटी है, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होता है ये। बहरहाल जी, मुश्किल के बाद आसानी है, तो आज शहरोज ने साबित कर दिया कि वो इस वक्त कर सकते हैं जो उन्होंने सोचा था और करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन की बात करते हैं। काफ़ी दिन हुए हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो हमने ज़रूरी समझा क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वहाँ पे उसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा बराह रास्त असर हो रहा है। अफगानिस्तान के कई अजला में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। तालिबान की जानिब से कई अजला ऐसे हैं जो कि सरहदों और मुतअद्दिद सूबाई दारकूमतों पर इस वक्त उनकी जानिब से कब्जा करने का भी दावा किया जा रहा है। अमरीकी एक जरीदा है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के 420 में से 220 अजला पर तालिबान काबिज हो चुके हैं, जबकि तालिबान की 34 अफगान सूबाई दारकूमतों और काबुल के करीब पहुंचने की भी इतलात मौजूद हैं। तालिबान के साबिक जो मरकज़ है उसका कंधार, उसमें शदीद झड़पों के बायस ये भी इतलात है कि 22,000 से ज़ायद अफगान खानदान नकल मकानी, जबकि 1,54,000 बेघर हो चुके हैं। और उधर अफगान फोर्सेस की दरख्वास्त पर अमरीकी फौज ने तालिबान के खिलाफ बमबारी तेज कर दी है। बिल्कुल, अमेरिका के अफगान मिशन के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने वाज़ेह किया है कि अगर तालिबान ने हमले जारी रखे तो फिर अमेरिका भी बमबारी में तेजी को बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बार फिर भाईचारे की आला मिसाल कायम की है। गो के इन पाकिस्तान के हवाले से अफगान हुकाम के बयानात कुछ अफसोसनाक हैं, लेकिन पाक फौज ने एज यूजुअल इस मुश्किल वक्त में खुले दिल का मुजाहरा करते हुए चित्राल से मुतसिल जो है अफगान सूबा कुंटर, उसमें अपनी चौकियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम अफगान फौज के जो 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पनाह और महफूज रास्ता भी दिया है। ISPR के मुताबिक अफगान अफसरों और फौजियों को जरूरी तरीकाकार के बाद बावकार तरीके से अफगान हुकूमत को वापस किया जाएगा, और यही सारी आज की सूरत हाल है। मैं पता नहीं ये सख्त लफ्ज हो जाएगा, ये उन बयानात के ऊपर तो जिस तरीके से हमने ट्रीट किया वो सारा आपने कवर कर लिया, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बात है। तो ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, आर्मीज टू आर्मी कांटेक्ट है, और ओवरऑल जो हमारा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जैसे होने चाहिए, ये उसी की तरफ बहुत, ये बिल्कुल एन हमारे वजीर आजम के विजन के मुताबिक है, हमारे आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक है, हमारे अवाम की सोच के मुताबिक है। वो आप सही कह रहे हैं कि हमें गुस्सा है उस बात का, लेकिन वो गुस्सा उन चंद लोगों पर है जो कि इस किस्म की बदतमीजी करते हैं अपने बदकिस्मती का अमल ये है ना कि अफगान अवाम, आपने तो कहा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे आप अशरफ गनी की बात कर रहे हैं, दीगर की बात कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से जाहिर बात है इनकी एक फॉलोइंग भी है, इनकी एक बात की अहमियत भी है वर्ल्ड वाइड, तो ये दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर, हमारी फौज को लेकर, हमारे किरदार को लेकर। तो इसका कला कमा कैसे होना चाहिए? क्या यही तरीका है जिसके तहत हम चल रहे हैं, या आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजी में कोई तब्दीली होनी चाहिए? आपने खुद कहा सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, मैं जल्दी से इसको बता दूं कि वाई सो कॉल्ड। 5% वोट डले थे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, 6 महीने तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 2 लोगों ने कहा था जी हम प्रेसिडेंट है, एंड दिस ऑल हैपेंड अंडर US टूटलेज के। तो ये दे आर नॉट लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और ये फौजी बात है लेकिन आम लोग भी इसको समझते हैं, इतनी बड़ी इंसर्जेंसी, इतना बड़ा दिफा जो अफगान तालिबान ने अपनी आज़ादी के लिए किया है, ये वहां की अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता भाई। तो ये जो प्रोपोगंडा है, वेस्टर्न प्रोपोगंडा कि ये अफगान तालिबान जालिम है और वो उनके साथ कोई नहीं है और सारे लोग भागे फिर रहे हैं, जैसे आपने भी थोड़ा सा कवर किया, ये क्योंकि सारी कवरेज वेस्टर्न मीडिया की है और कोई अफगान तालिबान के पास मीडिया हाउस नहीं है जहां से वो अपनी बात कर सके। ऑल्दो भी बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं, औरतें अपना काम करेंगी, बच्चियां की तालीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस्लामी निजाम भी हम मुशावरत के साथ कायम करेंगे, सारी बातें। उसकी कवरेज कम है और ये कवरेज ज्यादा है कि इतने लोग उधर हो गए, इधर हो गए। अरे भाई देखो,
अगर बहुत ज्यादा लोग वहां पर डिस्प्लेस हुए होंगे जरूर, कम से कम 100-200 तो पाकिस्तान आगे होते अभी तक। हम कह रहे हैं हम लाखों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आधा अफगानिस्तान उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और कोई आपको नजर आया ये प्रेशर आना ही पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर आना है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ तो आ चुका है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, वहां की सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हैं। बात ये कि आजकल वॉर ऑफ परसेप्शन होती है। एक और टेक्निकल सवाल यहाँ पे मेरे जहन में, इसको जरा क्लियर कर दें, बहुत सारे देखने वालों के माइंड में भी मे भी हो कि एक जानिब हम अफगान फौज के जो सिपाही हैं या अफसरान हैं उनके साथ हमने प्रोफेशनली कोऑपरेट किया और फौजी कानून के मुताबिक डील किया। दूसरी जानिब ओबियसली जो अफगान तालिबान है वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो भी हुकूमत अवामी सपोर्ट के साथ आए, हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसके साथ काम करेंगी। तो इन वाकयात का क्या इम्पैक्ट है जी मुस्तकबिल के ताल्लुकात के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? जी देखिए, बात यह है कि जो हमने स्टांस लिया हुआ है कि वी हैव नो फेवरेट्स, और ये कि अफगान लेड अफगान ओन्ड सोल्यूशन, ये बहुत अच्छा है बशर्ते के बाकी लोग भी इसका पास रखें। अभी आपने बात की अपने इंट्रो में कि यूएस फोर्सेस ने बॉम्बिंग की है और साइड ली है अफगान हुकूमत की, इसका मतलब दे आर नॉट लिविंग अफगानिस्तान टू अफगान्स। वो जाने के बाद भी यहाँ पर अपनी टांग फंसाए रखना चाहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए फिर ईरान अंदर कूद पड़ेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे। अगर हम एक चीज का सिर्फ अंदाजा लगा लें, हमारी लीडरशिप, हमारे अवाम, हमारे मीडिया, हम पता लगा लें कि कौन मुख्तलिफ मुल्कों के क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, कौन कौन है जो अमन नहीं चाहता। मैं गिनती कर देता हूँ जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। टॉप पर अमेरिका, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 अफगान हुकूमत, जो खासकर ये मौजूदा 3 लोग जिनका हमने नाम लिया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दाइश ISI और जो गन रनर्स और जो नारकोटिक के ये वो हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है फोर्सेस की और अवाम की जो चाहती है अमन, उनको भी मैं गिन देता हूँ। अफगान अवाम, तहरीके अफगान तालिबान, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो इस ग्रुप को चाहिए कि मिलकर इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जो अमन नहीं चाहते उनको बाहर रखें। जब कल एक स्टेटमेंट आई थी अफगानिस्तान की फौज के तर्जुमान की, जिसमें उन्होंने कहा कि अकेले अफगान फौज जो है वो तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकती। मुझे ऐसा लगा कि ओबियसली उनका इशारा आसपास और फिर पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क की जानिब हो सकता है। तो ये एक वो जो हाइब्रिड वॉर की सी सिचुएशन है और पाक फौज को मुतनाज़े करने की कोशिश हमेशा आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की इस पपेट गवर्नमेंट की जानिब से की जाती रही है, की जाती रहती है। तो इस स्टेटमेंट को हमें कैसे लेना चाहिए जो कल आई है? जी, ये स्टेटमेंट कंटिन्यूटी है उनकी पॉलिसी की। हमेशा से वो हमें ब्लेम करते रहे, अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा है, हिंदुस्तान हमें ब्लेम करता है, और वो ये है कि ये तो एक लगातार उसमें देखे। हमें ये ख्याल करना चाहिए कि एक तो हमें अफगान तालिबान के खिलाफ करने के लिए 2-3 बयानिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि जी अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये बड़े बड़ी जगहों से ये आई है। ये सबसे बड़ी परसेप्शन मैनेजमेंट की टेक्निक है जिससे हमें अफगान तालिबान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नजर आ रहा है कि वो मेन स्टेक होल्डर्स होंगे अफगानिस्तान के फ्यूचर में। इससे हमें बचना है और वो प्रोपेगेंडा जो मर्जी करते रहे, हमें न्यूट्रल रहना है। लेकिन हम न्यूट्रल उस वक्त तक रह सकते हैं जबकि बाकी लोग भी न्यूट्रल हों। अगर हमने ये महसूस किया कि न्यूट्रलिटी हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट हमारा है अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है। अभी जिनसे आपने खुद भी जिक्र किया अफगान तालिबान के हवाले से कि उन्होंने जेर कब्जा इलाकों में खवातीन को तालीम और सियासत की इजाज़त दी है, और ये बड़ा एक अच्छा इकदाम भी है। क्या आपको लगता है कि इससे जो पब्लिक में एक एतमाद की कैफियत है वो बढ़ेगी? जी देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी इंसरेक्शन, इतने बड़े ऑपरेशन कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि पब्लिक साथ ना हो। ये अलग बात है, क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं है, कवरेज नहीं है, वो बता नहीं सकते। हमें हर तमाम खबरें मिलती हैं काबुल से। हमारे जो लोग विजिट करते हैं वो भी काबुल जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं जी क़यामत आई हुई है, ये हो गया, वो हो गया। असल बात ये है कि जब ये थोड़ा सा दस्त बैठेगी, गर्द बैठेगी, हालात सामने आएंगे, तब आपको पता चलेगा ये तालिबान वो तालिबान नहीं है। इनका बहुत सोच में फर्क है। और दूसरा, ये सिचुएशन भी वो वाली सिचुएशन नहीं है 20 साल पहले वाली। यहाँ पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अमन के दाई हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये सिर्फ अमेरिकन प्रोपेगेंडा है कि हमारे जाते ही यहाँ क़यामत सुगरा बर्पा हो जाएगी, और वो अपनी टांग अंदर रखना चाहते हैं और इस खित्ते को टर्मोइल में रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर चीन ना आए, रूस ना आए, पाकिस्तान का CPEC ना कामयाब हो।
ये चीजें समझने की हैं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस कदर खिचड़ी बनी हुई है कि इसमें से झूठ में से सच को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं कि सिफारती सतह पर भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी मामलात को अंडर कंट्रोल रखा जाए। अब तक काफी हद तक कामयाब इसमें रहे हैं। वी होप कि आइंदा भी ऐसे चलें। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अलाइन किया। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई उमूर के माहिर। उनका ये कहना था कि जब ये गर्द बैठेगी तो उसके बाद हमें मालूम होगा, और इससे पहले भी अफगान तालिबान के हवाले से ये बातें होती रही हैं, होती रहती हैं कि अब उनकी सोच के अंदर तब्दीली है, वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। वो जो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी रिजिड अप्रोच है, उससे निकल के ये जो लीडरशिप है, ये अफगानिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। अफगानिस्तान के लिए भी यही बेहतर है, लेकिन उस वक्त तक जब वहाँ के अवाम की सपोर्ट हुकूमत को हासिल हो, और पाकिस्तान भी उसी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान किसी भी ज़बरदस्ती की हुकूमत को जो कि बंदूक के जोर पर आए सपोर्ट नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं। बिल्कुल, इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ है हमारे एक ऐसे सेगमेंट का जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं। वी आर हैविंग एन अमेजिंग फीडबैक। थैंक यू सो मच। एक तजर्बा था जो कि बहुत कामयाब हो रहा है। तजर्बा तो कामयाब हुआ, और हम बात करें सेगमेंट साइंस इन टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक मुख्तलिफ चीज़ों को पिछले दिनों उनको पीरियोडिक टेबल के हवाले से बताए थे। आज वो हमें एक ऐसे फ्रूट के हवाले से बताने वाले जिसका नाम मैंने पहली बार सुना। बहुत ही मुश्किल नाम है वैसे सीबकथॉर्न। ये क्या फल है, इसके फायदे क्या हैं, आपकी सेहत पर क्या असरअंदाज हो सकता है, इस हवाले से बता रहे हैं वकार अहमद मलिक साइंस इन टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। जब मैं पसू में था, हुंजा में था, और मैंने 2 साल वहाँ गुजारे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारी झाड़ियाँ थी सीबकथॉर्न की, और गोरे जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे, जो जितने भी टूरिस्ट थे। और वहाँ पे एक नौजवान था जिसने उसका जैम बनाना शुरू किया था, और वो उसका बिकना शुरू हो गया था, लेकिन वही जो फॉरनर्स थे वो लेके जाते थे। हमें ये ज़रूर बताया गया था, वहाँ लोकल्स ने भी बताया था, पशु के लोगों ने भी, पशु के दोस्तों ने भी, कि यार इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि फॉरनर्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही हमारे लिए तो ये झाड़ियाँ हैं जो कि हर तरफ बेतहाशा है वो सीबकथॉर्न। उससे क्या क्या इनकलाबात जो हैं वो बरामद किए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए हमने अपने फाजिल साहब से बात करनी है। और अपने फाजिल साहब हमें बताएंगे कि सीबकथॉर्न जो है वो जो झाड़ियाँ हैं और बेतहाशा हैं, वो बेसिकली सीबकथॉर्न जो है वो क्या है और उससे क्या क्या फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सीबकथॉर्न जो है वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्पी का मौजू इसलिए है कि मैंने देखा बहुत है वहाँ पे, अभी भी बेतहाशा है और ये वाइल्ड है, और मतलब वहाँ पे रॉ फॉर्म में भी फॉरनर्स जो हैं वो लेके जाते थे, तो वो पर केजी लेके जाते थे, यानी वो केजी, अब इतना छोटा छोटा फ्रूट है केजी में, और वो एक अमाउंट देते थे। लेकिन क्या ये बेहतर था उसको रॉ फॉर्म में भेजना, या उसके अंदर कोई और भी चीज़ें हैं जो हम भी कर सकते हैं? अच्छा, इसको अगर हिस्टोरिकली देखें ना सीबकथॉर्न को, तो ये कोई 2-4 हज़ार साल पहले से ह्यूमन इंट्रैक्शन में है। अच्छा। ये जो सिकंदर आज़म है, उस दौर में उनके जब घोड़े बीमार होते थे तो इसका ऑयल जो है वो उसको लगाते थे हीलिंग के लिए। तो पहले ये पता था कि ये जानवरों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कोई 1990s में हमें ये पता चला कि जो सीबकथॉर्न है उसके अंदर कोई ऐसे फिनोलिक केमिकल्स हैं जो कैंसर का इलाज का बायस बनते हैं। अच्छा। उसके बाद से इसके ऊपर जब रिसर्च शुरू हुई तो यकीन करें कि साइंस जो है वो हैरान और हैरानदार होती जा रही है। अच्छा। जितनी भी अब तक नोन चीज़ें हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की तादाद है अब तक की वो सबसे ज़्यादा इसमें है। जितनी नोन चीज़ें अब इसमें तक सारे फ्रूट्स हैं, अनाज जो कुछ हम खाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीबकथॉर्न में। मुझे लग रहा है कि सेगमेंट के फौरन बाद में हुंजा जा रहा हूँ वापस। अच्छा, इसके फिर इस्तेमालात भी मल्टीपल, मतलब इसका जो फल है उसके बाद जी इसके अंदर से जो सीड निकलता है उसका ऑयल है, फिर इसका जो बायोमास है उसके अंदर से एक ऑयल निकलता है। अच्छा। तो इसके मतलब वो सबकी अपनी अपनी अफादियत है। जो सीड के अंदर, कर्नल के अंदर से जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल जो है अब तक जितने भी ऑयल इंसानियत के इस्तेमाल में उनमें सबसे ज़्यादा जो ओमेगाज हैं वो उसके अंदर हैं। यानी जैसे आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12, 9, तो ऐसा कोई और तेल नहीं जिसके अंदर ये सारे ओमेगाज मौजूद हों जो सीबकथॉर्न के अंदर से भी हैं। तो इसकी जो अफादियत है और जो इसकी फ्यूचर में अहमियत है उसके पेश नज़र एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइना ने इसके ऊपर बना दिया जिसका नाम ही उन्होंने रखा सीबकथॉर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने बाकायदा 8 लाख एकड़ रकबे के ऊपर इसकी प्लान्ड कल्टीवेशन की है।
और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी जो है वो इकनॉमिक अहमियत आने वाले सालों में या दिनों में क्या होगी। और हमारे पास तो ब्लेसिंग है, हमारे पास ये इस कदर ज़्यादा है। अच्छा, इसकी और भी मतलब फ़ायदे हैं, यानी जिस ज़मीन के अंदर इसको लगाते हैं, ज़मीन के अंदर ये न्यूट्रिशन छोड़ता है, यानी ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ाती हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन को कटाई से रोकता है, यानी पानी जैसे पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे पानी से वो पता है ज़मीन अरोड हो जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट जो वो ज़मीन है वो तो ये उसको भी रोकता है। इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी दूर तक चली जाती हैं। प्लस जो सबसे बड़ी मैंने इसकी खूबी बताई कि ये शायद चंद एक ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जो ज़मीन की न्यूट्रिशन बढ़ाती हैं, उसको अंदर वो उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करती हैं। या तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायद हैं। और ये अपनी रोज़मर्रा खुराक में जैसे आपने कहा जैम के अंदर इसका ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेडिकल वैल्यू है बेसिकली हमें उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से जो चीज़ें जो फाइटोकेमिकल्स जो अलहदा किए हैं उनकी वैल्यू ये है कि वो बहुत सारे कैंसर्स का इलाज है इसमें, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत डिस्कवर हुई है और अभी इसके पूरी दुनिया में काम है। सर ये इतना वाइल्ड था, मैं आपको बताऊं कि जहाँ हम पशु में रहते थे तो बैक साइड पशु ग्लेशियर था जी। तो सबसे बड़ी रुकावट जो थी ना ये सीबकथ्रॉन थी, इतनी झाड़ियाँ थी और यकीन करें कि मतलब अब तो एहसास जुर्म होता है, वरना मैं ये सोचता था कि ये पता नहीं क्या अजाब, ये मतलब अगर ये ना होता तो हम कितने आसानी के साथ हम पशु ग्लेशियर चले जाते। ये नहीं मालूम था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है, नो डाउट। और इसमें ये सिर्फ यही नहीं कि गिलगित हुंजा, बल्कि ये मतलब नीचे तक इवन के ये जो तरबेला डैम तक भी इसकी वो है अवेलेबिलिटी है। और अगर हम इस पर रिसर्च करें, हमारे इदारे हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट दिए जाएं और हम इनमें से यूज़फुल चीज़ें बनाएं तो मेरा ख्याल है ये कम से कम उस खित्ते की तो हम तकदीर बदल सकते हैं जहाँ पे ये मौजूद है। सेहत के हवाले से भी लोगों के जो मामला आते हैं और जिस तरह आपने ओमेगा 3 और उसका बात की, उसकी ऑयल की बात की है, तो इसकी आप एक तो मेडिकल यूज है ना कि हम उसको रिसर्च में, एक ये है कि अगर वो लोग ऑयल ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी एक बहुत बड़ी नेमत है। नो डाउट। तो सीबकथ्रॉन जो है वो मेरी ज़िंदगी में आज उसकी अहमियत तो उजागर हुई है, वो कम से कम पशु में रहती हुई नहीं हुई थी हुंजा में, और आज मुझे मालूम हुआ है कि वो जो वाइल्ड और बेतहाशा झाड़ियाँ हैं वो उनकी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो किसी भी फल किसी भी अनाज की सबसे ज़्यादा है और उसका ऑयल जो है उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा फादियत का हामिल है। और ये बड़ी कमाल बात है सर। तो साइंस एंड टेक का ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि ऐसी चीज़ों का इल्म हो रहा है जो कि बिल्कुल कभी मालूम ही नहीं था। और इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की इनिशिएटिव्स लेती रहती है। उनको ज़रूर ये लेना चाहिए कि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट खोलें जो कि सीबकथ्रॉन के हवाले से, और चाइनीज़ जो हैं वो उनसे भी हेल्प ली जा सकती है, बिल्कुल उनसे हेल्प ली जा सकती है रिसर्च के हवाले से, और बहुत सारे इस तरह के काम हैं। पाकिस्तान पे फयाजियाँ जो हैं उसके हवाले से मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि कुदरत ने पाकिस्तान को किस कदर नवाजा है। अब हमने उससे किस कदर फ़ायदा उठाया है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ हमारी जो पेशरफ्त है वो बहुत तेज़ी से हो। तो इसलिए देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आए और जनाब अब हम बात करेंगे अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले अजीम सपूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का, जिनका आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। राजा मोहम्मद सरवर साहब को हमने खिराज तहसीन पेश किया और बेशक कुरान के मुताबिक शहीद जिंदा हैं, लेकिन हमें खबर नहीं, हम नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं और एक और सिफारती सतह पे अहम खबर है और इसी के बाद ही आपसे इजाजत दी जाएंगे। सऊदी अरब के वजीर खारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, वजारत खारिजा के दीगर हुक्काम और सऊदी सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। प्रिंस फैसल बिन फरहान, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे और वजारत खारिजा पर अहम मसाइल पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे बहुत करीब है। वहाँ पे हरमैन शरीफैन मौजूद है, वहाँ पे मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना मौजूद हैं जो कि हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की मदद की है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मौजूद है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरे से, जो कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा है, इससे दोनों ताल्लुकात को, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और उसमें बेहतरी आएगी वक्त के साथ। बिल्कुल, और बेहतरी आएगी। इसी उम्मीद पर हम आपसे इजाज़त कि इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। और जाते जाते हमेशा की तरह हम आपको कहेंगे कोविड है,
4th वेव है, आपने अपना ख्याल रखना है, एहतियात करनी है और सिर्फ एहतियात करनी है। ये वाहिद रास्ता है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं, खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरे भी महफूज रह सकते हैं। इसी नोट पर इजाज़त लेंगे, कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।